हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन की। व्यावसायिक संगठन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, आपके सिलेबस में काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया है तो इसके कितने प्रकार हैं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्यवसाय क्या होता है, संगठन क्या होता है और व्यावसायिक संगठन के किस प्रकार से महत्व है, क्या इसके कार्य हैं, क्या क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ों को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। एकाकी व्यवसाय, पार्टनरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार, कंपनी, ये सारी चीज़ें हम एक क्रम से करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं व्यावसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको सबसे पहले अर्थ बता दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवसाय क्या होता है और संगठन क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। बिजनेस, आपको पता है कि बिजनेस, ठीक है, इसको आप दो शब्दों में बांट सकते हैं, बिजी प्लस नेस, और प्लस आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको आप दो पार्ट है आपका। तो बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, ये मूलतः दो शब्द हैं। बिजनेस अलग है और संगठन अलग है, इन दोनों को मिला के व्यवसायिक संगठन कहा गया है। तो व्यवसाय का मतलब, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, और नेस का मतलब आप सभी को पता है नेसेसरी यानी कि आवश्यक कार्य। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य में लगकर वस्तुओं तथा सेवाओं, जैसे कि आवश्यक कार्य का मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन व विक्रय से लेकर उनका काम क्या है कि उत्पादन से विक्रय तक लेके कार्य करता है और वह अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे ही, और उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य में विरत रहते हुए उसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना हो, वो क्या होता है, व्यवसाय कहलाता है। तो इसीलिए व्यवसाय की एक सिंपल सी परिभाषा है। और संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का मतलब तात्पर्य क्या होगा यहाँ पे कि जब संगठन का मतलब तो एक व्यक्ति तो होगा नहीं, एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो संगठन का यही मतलब जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह एक साथ आता है, उसे ही संगठन कहते हैं। तो संगठन का मतलब व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह, ये नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती लगा दिए तो वो ऐच्छिक समूह नहीं होगा, व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह है। तो इस प्रकार से व्यवसाय क्या हो गया और संगठन क्या हो गया। अब जब दोनों वर्ड को आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवसायिक संगठन हो जाएगा। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, किसी व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों को जुटाने के लिए, व्यवसायिक उद्देश्य पूरा करने के लिए विभिन्न साधन होने चाहिए। उनको जुटाने के लिए, जुटाने व संगठित करने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करना ही व्यवसायिक संगठन कहलाता है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या हो गया कि आवश्यक साधन क्या हो जाएंगे, या व्यवसाय के अंग क्या क्या हो जाएंगे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अंग, ठीक है, किसके, व्यवसाय के। व्यवसाय के अंगों की बात अगर हम करते हैं तो श्रम, पूंजी, माल, भूमि आदि, ये सब क्या हैं, श्रम, पूंजी, भूमि
माल, ये सारे क्या हैं, व्यवसाय के क्या होते हैं, अंग होते हैं। बिना इनके व्यवसाय होना वास्तव में क्या होता है, संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इनके मध्य आप क्या होता है, समन्वय स्थापित करके व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना व्यावसायिक संगठन कहलाता है। इन सभी अंगों के भी समन्वय स्थापित करके व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्ति करना ही व्यवसाय कहलाता है। अब व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, महत्व, क्यों व्यवसाय किया जाता है, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसाय के महत्व। ऑब्जेक्टिव्स भी जिन्हें आप कह सकते हैं सिंपल सा, उन्हें व्यवसाय का महत्व क्या होता है ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो व्यवसाय का महत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, आवश्यक साधनों क्या होता है, न्यूनतम लागत पे अधिक व उत्तम उत्पादन। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या होता है या महत्व आप कह सकते हैं, न्यूनतम लागत पर अधिकतम व उत्तम उत्पादन होता है। देखिए, जब कोई व्यवसाय करता है तो वो चाहता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो, इसीलिए क्या कहता है कि वो न्यूनतम लागत यानी कि कम से कम कॉस्ट लगा के वो अधिक से अधिक क्या करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है। अधिक उत्पादन तभी करे जब होगा, अधिक उत्पादन तभी तो उसको लाभ होगा। तो यही उद्देश्य इसका होता है या महत्व होता है कि कम से कम पूंजी लगा के अधिक से अधिक प्रोडक्शन वो कर पाए, तभी तो वो व्यावसायिक संगठन हुआ। यदि आप इस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर संगठन किस काम का, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, बड़े पैमाने पे उत्पादन। देखिए, व्यावसायिक संगठन एक बड़ा समूह होता है। संगठन का मतलब ही हो गया कि एक समूह हो गया, जो क्या चाहता है कि हर व्यक्ति चाहता है अपनी तरक्की हो, हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी प्रोग्रेस हो। इसी उद्देश्य में यहाँ पे है कि बड़े पैमाने पे उत्पादन। तो ये प्रत्येक व्यावसायिक संगठन चाहता है कि अधिकतम उत्पादन हो, जिससे कि अधिकतम लाभ और उसका व्यवसाय अधिकतम फैल सके, जितना हो, जितना दूर तक वो कवर कर सके वो हो। तो यही होता है बड़े पैमाने पे उत्पादन। अब तीसरा हो जाएगा कर्मचारियों में मधुर संबंध। इसका क्या मतलब होगा आपको पता है, नहीं पता है ना? तो हम आपको आज बताते हैं कि कर्मचारियों में मधुर संबंध क्या है। यानी कि हर व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं, उनमें आपस में चाहे ऊपर से नीचे हों, लेटरल हों, तो उनको क्या करते हैं, उनमें संबंध अच्छे होने चाहिए। यदि संबंध अच्छे होंगे तो व्यवसाय की सारी समस्याओं का आसानी से पता चलेगा और उनको दूर भी किया जा सकेगा। यदि संबंध अच्छे नहीं हैं तो फिर ये सारी चीज़ों में दिक्कत होगी और व्यवसाय की उत्पादन क्षमता क्या होगी, घटेगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध होने आवश्यक हैं। उत्तम वस्तुओं का उत्पादन, देखिए व्यवसाय का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, उत्तम वस्तुओं का उत्पादन करना। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जो कि आपके व्यवसाय में अधिक से अधिक डिमांड हो, अच्छी क्वालिटी की हो, इसलिए उसको उन्हीं चीज़ों को उत्पादन करना जो कि अच्छी उत्तम क्वालिटी की हो और लोगों में क्या हो, अच्छी खासी डिमांड हो। तो यही हो जाएगा उत्तम वस्तुओं का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ गुड थिंग्स, ये हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्पत्ति के साधनों में समुचित समन्वय। व्यावसायिक संगठन का यही एक महत्वपूर्ण काम ये भी तो होता है कि उत्पत्ति के साधनों में महत्वपूर्ण समन्वय।
उत्पत्ति के साधनों में महत्वपूर्ण समन्वय, महत्वपूर्ण समन्वय, महत्वपूर्ण समन्वय। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा, जो कि उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, सोर्सेस होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में, उत्पादन में, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कच्चा माल हो, ठीक है, चाहे वो विक्रय हो, चाहे वो कैश बजट हो, इन सारी चीज़ों का जो भी उत्पादन के लिए चीज़ें लगती हैं उनमें क्या होगा, महत्वपूर्ण समन्वय स्थापित करना। यदि इन दोनों में समन्वय नहीं होगा तो काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, व्यवसाय के उत्पादन पे या व्यवसाय के प्रतिभा पे काफ़ी असर पड़ेगा। इसीलिए आपस में समन्वित हो कि जो आपको उत्पादन करना है उसी हिसाब से माल, जिससे कि व्यवसाय को हानि ना हो और अधिकतम फायदा हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब मानवीय संसाधनों का समुचित विकास। अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता है, विकास करना चाहता है, समुचित विकास, और प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है। तो यही तो कह रहे हैं, मानवीय संसाधनों का समुचित विकास। समुचित विकास का क्या तात्पर्य होगा यहाँ पे, कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव में जो उसके अंदर क्वालिटी है उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना, और व्यवसाय के अनुरूप उसकी क्षमता को क्या करना, लगाना होता है। यही तो कह रहा है, मानवीय संसाधनों का समुचित विकास। जब आप मानव संसाधन का समुचित विकास कर पाएंगे, यानी कि जो जिस कार्य में प्रखर है उसको आप उस कार्य में लगाएंगे, तो आपका काम क्या होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो यही तो हो गया मानव संसाधनों का समुचित विकास, यानी कि उसकी इच्छा अनुसार जब काम लगाएंगे तो काम को अच्छा करेगा, तो क्या होगा, व्यवसाय का विकास होगा। इसके साथ साथ तो मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग या उनका विकास ही तो होगा। यही तो कह रहा है। अब प्रबंधकीय योग्यता का विकास। देखिए, व्यावसायिक संगठन है, एक संगठन है जिसमें कि कई लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रबंधकीय योग्यता का विकास किस प्रकार से होता है, मनुष्य सीखने वाला प्राणी है और वह सीखता है तथा उसी सीख से क्या होता है, आगे अच्छा करता है या आगे गलती नहीं करता है। तो यही तो प्रबंधकीय योग्यता का विकास कैसे होगा। व्यावसायिक संगठन का ये भी तो कार्य है कि मनुष्य जब कार्य करता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है और आने वाली कठिन से कठिन समस्याओं को भी वो आसानी से जूझ सकता है, समझ सकता है। तो प्रबंधकीय योग्यता का यही तो विकास हुआ कि एक व्यवसाय में रहते हुए प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि अपने गोल को बढ़ाता है अपने अनुभव से, अपने अध्ययनों से। तो यही तो हो गया प्रबंधकीय योग्यता का विकास। अब ये हो गया आपका व्यावसायिक संगठन के महत्व हो गए। अब हम देख लेते हैं व्यावसायिक संगठन के कार्य या क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कार्य व क्षेत्र। कार्य व क्षेत्र क्या होंगे एक व्यवसाय की, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि एक व्यवसाय क्या क्या कार्य करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कार्य करता है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको समस्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पे। तो व्यावसायिक संगठन का जो प्रमुख कार्य है वो कौन कौन से हैं, हम ये देख रहे हैं। तो पहला जो हो जाएगा वित्तीय क्रियाएं, यानी कि जिसे कि आप अंग्रेजी में कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाएं।
ठीक है। वित्तीय क्रियाएं क्या होती हैं? वित्तीय क्रियाएं का मतलब प्रत्येक व्यवसायिक संगठन का कार्य होता है कि वो सबसे पहले वित्त की व्यवस्था करे। ठीक है, वित्त की जब व्यवस्था करेगा तभी तो आगे काम होगा। जैसे कि आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद जब वर्क आप स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाए? सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। भाई सब कुछ पैसे का ही तो खेल है। तो यहाँ पे भी तो अगर आपके पैसे पास, पहले आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए। आप पहले एम बनाइए कि शुरुआत में आपको बिजनेस कम से कम स्टार्ट यानी कि चलाने लायक, चालू हालत में लाने लायक कितना पैसा चाहिए, मनी कितनी चाहिए, नीड ऑफ मनी, इसको आप करिए नीड ऑफ मनी। यदि आपकी ये व्यवस्था हो गई, यानी कि इसे ही तो फाइनेंस की क्रियाएं कहती हैं। यदि आपको पैसे की जितना ज़रूरत है उतना हो गया तो आपकी ये पहली प्रोसेस पूरी हो जाएगी। यानी कि जितनी आपकी वित्त की व्यवस्था है या नीड है वो पूरी हो जाएगी तो आप आगे का कार्य या आगे की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा, क्रय संबंधी क्रियाएं। परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, सिंपल सा। इसमें आपको लॉजिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा देते हैं आपको। क्या होगा कि क्रय संबंधी क्रियाएं, क्रय का मतलब अगर आप जहाँ पे बिजनेस लगाना चाहते हैं, यदि आप लैंड अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप उसको खरीदेंगे। ठीक है, लैंड खरीदेंगे। अब लैंड को बराबर करना होगा उसको, उसके बाद उसमें जो बेसिक नीड्स होंगी यानी कि बेसिक क्रय, उसमें विनिर्माण के लिए जो भी बेसिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि आपको अब व्यवसाय होगा तो इसमें ज़मीन होगी तो ज़मीन को सबसे पहले आपको घेराबंदी करनी पड़ेगी। घेराबंदी के साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना होगा, जिसके लिए कि विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? क्रय करेंगे। यही तो दूसरा कार्य हो गया। यानी कि व्यावसायिक संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यही तो होगा। एक सारी चीज़ एक सिस्टम में चलेंगे। तीसरा क्या होगा? विनिर्माण क्रियाएं। अब देखिए, क्रय हो गया, आपकी लैंड परचेज हो गई तो वहां पे आप क्या करेंगे? विनिर्माण शुरू करेंगे। यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करेंगे तो उसके लिए ये पैसा लगाएंगे और जिस ज़मीन पर क्रय करेंगे उसी में आप क्या करेंगे? विनिर्माण करेंगे। यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करेंगे। जिस चीज़ से उत्पादन कर रहे हैं उसकी आप फैक्ट्री यानी कि उसमें सारी चीज़ें लगाएंगे जो कि आवश्यक हैं। तो वो विनिर्माण क्रियाएं, जिस प्रकार के स्ट्रक्चर की उसमें आवश्यकता होगी वो आप करेंगे। अब तीसरा होगा इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाएं। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाओं में यहाँ पे कई चीज़ें शामिल होंगी। एक तो यहाँ पे विनिर्माण यानी कि आपकी बिल्डिंग, जो भी इंजीनियर के हिसाब से जिस प्रकार का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एक इंजीनियर से आप बनाएंगे देंगे। उसके बाद जिन वस्तुओं को उत्पादन करना है उसकी सारी प्रक्रिया को कौन करेगा? इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाएँ ही उसमें शामिल होंगी। तो इसमें इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि जो संयंत्र का डिजाइन है, उस संयंत्र की इंजीनियरिंग है, वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाओं की आएंगी। उसके बाद चौथा हो जाएगा विक्रय संबंधी क्रियाएं। विक्रय संबंधी क्रियाएं यानी कि जब आप सारी चीज़ें स्ट्रक्चर हो गई हैं, आपका निर्माण हो गया, तो आपको देखना है कि आपको माल कहाँ कहाँ बेचना है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको माल बेचना है, कितनी स्ट्रेंथ को आपको माल बेचना है। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। यानी कि इन सारी प्रक्रियाओं को शुरू करेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को आप समझेंगे। चौथा हो जाएगा कर्मचारियों संबंधी क्रियाएं। किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एम्प्लॉइयों की आवश्यकता होती है।
यदि एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आपका व्यवसाय भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब आप विक्रय का आप मॉड्यूल बना लेंगे कि कहाँ किस प्रकार से विक्रय रहेंगे, तो आपको सामान उत्पादन करने के लिए आप कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों के यदि आप रहने की व्यवस्था करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा। या फिर आप कहेंगे कितने कर्मचारी रहेंगे, क्या क्या प्रोडक्शन, किस काम में कितने कर्मचारी लगेंगे, इन सारी क्रियाओं को आप संपन्न करेंगे। उसके बाद क्या होगा, लेखांकन संबंधी क्रियाएं। लेखांकन संबंधी क्रियाओं का क्या तात्पर्य है कि देखिए, किस प्रत्येक व्यवसाय में बिना लेखा के कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि बिना आप लेखांकन की एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भैया आपने व्यवसाय में 1 रुपए की यदि आपने पेंसिल खरीदी, उसका भी आपको लेखा करना पड़ेगा, 1-1 रुपए का हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो बिना लेखा के आप एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए लेखांकन संबंधी क्रियाएं, कौन कौन से खाते बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, उनका रेगुलेशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तभी ये सारी क्रियाएं क्या होंगी, इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। लेखांकन संबंधी क्रियाओं के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कार्यालय संबंधी क्रियाएं, यानी कि ऑफिशियल क्या कार्य होंगे, इनको हम देखेंगे। कार्यालय संबंधी क्रियाएं, अब यहाँ पे लेखांकन के बाद कार्यालय हो जाएगा कि कार्यालय में कितना बड़ा कार्यालय होगा, क्या क्या वहाँ पे कार्य होंगे, और कार्यालय में किस प्रकार के कर्मचारी होंगे, इन सारी चीज़ों को क्रियाओं को कितने डिपार्टमेंट होंगे, इन सारी चीज़ों को करने के लिए अगली स्टेप यही होता है। तो ये स्टेप हो गए हैं। अब ये तो आपके कार्य हो गए हैं, व्यावसायिक संगठन के कार्य हो गए हैं। अगला हो गया व्यावसायिक संगठन कला है कि विज्ञान, इसमें काफ़ी विवाद है। तो व्यावसायिक संगठन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि कला विज्ञान पे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको वो बनानी पड़ती हैं, खोजनी पड़ती हैं, कई प्रकार से दिमाग लगाने पड़ते हैं, जिन रिसर्च एंड सेंटर्स भी इन्हीं कार्यालय में खुलते हैं, जिससे कि नई नई चीज़ों का उत्पादन किया जा सके वैज्ञानिक तकनीकी से। और कला का मतलब आर्ट्स तो है ही, कोई भी व्यवसाय जो होता है आर्ट्स होता है, यानी कि कोई भी चीज़ बनाने की कला क्या होती है, आर्ट्स कहलाती है, कोई भी चीज़ करने की कला आर्ट्स कहलाती है। तो वास्तव में इसमें कोई निर्विवाद है कि विज्ञान कला और व्यावसायिक संगठन जो है कला और विज्ञान दोनों है। तो ये व्यावसायिक संगठन के कार्य हो गए हैं और इनके फंक्शंस हो गए हैं। इसके अलावा जो हम बात करते थे इनके महत्व हो गए हैं, जिसे कि ऑब्जेक्टिव भी हमने कहा था। तो ये आपके हो गए। अब हम देखते हैं व्यावसायिक संगठन के प्रकार क्या कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो व्यावसायिक संगठन के प्रकार हम अब डिटेल में देख लेते हैं। एक एक पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और हम किन को डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे, इन सारी चीज़ों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है और जॉइंट सेक्टर होता है। इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो व्यावसायिक संगठन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा आपका संयुक्त क्षेत्र। इसे आप अंग्रेजी में भी अगर आप कहना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर आप इसे कह सकते हैं। जॉइंट सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट।
पब्लिक प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे निजी क्षेत्र में भी कई प्रकार के इनको बांटा जाता है। एक जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और दूसरे नॉन कॉर्पोरेटेड होते हैं। इसमें यानी कि निगमित, गैर निगमित एवं निगमित दो प्रकार के होते हैं। तो इनको भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले कदम की ओर। तो वहाँ पे हम देखेंगे एक एक चीज़ों को विस्तृत रूप से अध्ययन करके। पहला होता है गैर निगमित, जिन्हें कि नॉन कॉर्पोरेटेड कहते हैं। नॉन कॉर्पोरेटेड नहीं, नॉन इनकॉर्पोरेशन कहते हैं या इनकॉर्पोरेटेड भी कहते हैं। तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड या दूसरा हो जाएगा निगमित, यानी कि कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो ये आपके जो होंगे दो क्षेत्र हो जाएंगे किसके, एक कॉर्पोरेटेड हो जाएगा और एक नॉन कॉर्पोरेटेड हो जाएगा। नॉन कॉर्पोरेटेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि एकल व्यवसाय पढ़ेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार पढ़ेंगे, एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार, तीसरा यहाँ पे पार्टनरशिप होती है, जिसे कि आप साझेदारी हिंदी में कहते हैं। तो एकल व्यवसाय हो गया, संयुक्त हिंदू परिवार हो गया, आपका साझेदारी हो गया और जॉइंट वेंचर हो गया, यानी कि संयुक्त साहस। ठीक है, तो ये गैर निगमित यानी कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और इनकॉर्पोरेटेड की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, और दूसरा आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज हो जाएगा, इन्हें के सहकारी उपक्रम कहते हैं। तो इसमें पहला संयुक्त पूंजी कंपनी और दूसरा जो हो जाएगा जॉइंट वेंचर हो जाएगा, यानी कि जिन्हें संयुक्त सहकारी उपक्रम भी कहते हैं। तो ये सारे इनके प्रकार हो गए हैं। यहाँ से हम एक एक चीज़ों को लेके आप सभी को डिटेल्स में चलेंगे, यानी कि एक एक चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो में पार्टनरशिप, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हम एक एक वीडियो लेके अगली वीडियो से चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एकल व्यवसाय तथा संयुक्त हिंदू परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।